नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा सत्ता में आते ही बुलडोजर की स्पीड और तेज हो गई है। शहरों में बुलडोजर ने अपराधियों पे गरजना शुरू कर दिया है और यही नहीं, प्रचंड बहुमत के बाद योगी सरकार की सत्ता में वापसी के साथ ही एक बार फिर अपराधी पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर रहे हैं। सत्ता में वापसी के बाद करीब सैकड़ों कुख्यात अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में आधे से ज्यादा जिलों में बुलडोजर चल रहा है। भूमाफियाओं के मंसूबों को लगातार नेस्तनाबूद किया जा रहा है और अब आपको बता दें कि अब इसके लिए बाकायदा विशेषज्ञों की टीम बुलाई जा रही है, क्योंकि डायनामाइट के जरिए बड़ी जो बिल्डिंगें हैं उनको गिराने की अब कोशिश होगी। इनको गिराने में अब बुलडोजर के दबने के साथ काफी समय भी बर्बाद होता है। लिहाजा अब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए डायनामाइट्स के इस्तेमाल करने की योजना भी बनाई है। इसके लिए बाकायदा भोपाल से टीम बुलाई जा रही है। कहीं माफिया की बिल्डिंग को तहस नहस किया जा रहा है तो कहीं सरकारी जमीन को खाली किया जा रहा है। सरकार का मिशन फिर से एक बार साफ है कि बदमाशों के साथ किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो लगातार आप देख रहे हैं कि बुलडोजर तो चल रहा है, लेकिन अब बुलडोजर के साथ आपको डायनामाइट का इस्तेमाल होता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि अपराधियों की जो बड़ी संपत्तियां हैं जिनको गिराने में समय वक्त ये सब ज़ाया होता है, साथ ही साथ कभी कभी बुलडोजर को भी नुकसान पहुंचता है और दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। तो ऐसे में अब और कैसे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो सके, ऐसे में भोपाल से बाकायदा एक्सपर्ट की टीम आ रही है जो कि अब डायनामाइट्स का इस्तेमाल करके इन अवैध निर्माणों को गिराएगी। तो कुल मिलाकर के लगातार ये अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई होगी। डायनामाइट से भी वार होगा। अवैध बिल्डिंगों को जमींदोज करने के लिए अब डायनामाइट का इस्तेमाल होगा। मध्य प्रदेश की एक निजी कंपनी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार बातचीत कर रही है कि अब बदमाशों की ये जो अवैध संपत्तियां हैं इस पर किस तरह से डायनामाइट से इनको उड़ाया जाए। एलडीओ और निजी कंपनी के बीच में समझौता होगा और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाएगा। डायनामाइट लगाने से बिल्डिंग को गिराने में जो वक्त है वो भी कम लगेगा और लोगों के चोटिल होने की आशंका भी काफ़ी कम होगी। तो कुल मिलाकर के योगी 2.0 में आप देख रहे हैं कि लगातार जो कार्रवाई है वो हो रही है। 10 दिन में 80 से ज़्यादा अपराधी सरेंडर कर चुके हैं और बदमाश एक बार फिर से खौफ की वजह से गले में तख्तियां लटकाए थाने में पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वो अपराध नहीं करेंगे। हालांकि अपहरण और वसूली के आरोपी लगातार आपको सरेंडर करते हुए दिखे। कई जिलों में आपने देखा कि किस तरह से जो बेखौफ अपराधी हुआ करते थे वो सब थाने पहुंचकर सरेंडर करते हुए नजर आए हैं। हथियारों का गलत इस्तेमाल करने पर अब जुर्माने की भी व्यवस्था है। शांति व्यवस्था भंग करने में 11,99,00,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। योगी सरकार के सत्ता में लौटते ही आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो कार्रवाई इसके पहले होती रही वो दोबारा से होती हुई आपको नजर आ रही हैं। यानी कि संदेश साफ है कि किसी भी तरह से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों की खैर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है और अगर इस तरह की गतिविधियों में अपराधी संलिप्त रहेंगे तो फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो इसी तरह से जारी रहेगी। और अब आप इसको चाहे जिस तरह से देखें, लेकिन आप देखेंगे कि बुलडोजर के साथ साथ अब डायनामाइट और तमाम वो चीज़ों का इस्तेमाल होगा जिससे समय कम लगे और संदेश जल्द से जल्द पहुंचे। 11,99,828 शांति भंग के केस दर्ज हुए हैं। 1493 शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया गया है। तो कुल मिलाकर के अपराधियों पर हर तरह से नकेल कसने का जो काम है योगी 2.0 में दिख रहा है और इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, इसमें तेजी और कैसे लाई जाए ताकि और ज़्यादा त्वरित कार्रवाइयाँ ऐसे प्रकरण में देखने को मिलें। इसमें अब आपको डायनामाइट का इस्तेमाल होता हुआ भी दिखेगा। यानी कि अब एक और नया आपको दिखेगा इसके अंदर प्रयोग कि डायनामाइट के जरिए भी ये जो तमाम अवैध संपत्तियां बनाते हैं गलत तरीके से पैसा कमा करके, उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई अब सरकार के द्वारा होने वाली है। भोपाल की एक निजी कंपनी से आपको पता है कि एलडीए के द्वारा भी अभी बातचीत चल रही है और अब देखना यह है कि क्या कुछ इसमें आगे जो कार्रवाई है तो योगी 2.0 में भी अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब हो सकता है कि आपको डायनामाइट का इस्तेमाल होता हुआ भी देखे। ये हमने आपको विस्तार से बताया कि ऐसा सरकार ने करने का मन क्यों बनाया और आज हम इस पर एक बार फिर से चर्चा करते हैं, क्योंकि लगातार ये कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई जिस तरह से हो रही है उसके किस तरह के जो नतीजे हैं वो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और उसके परिणाम क्या होंगे, इस पर चर्चा करते हैं।
पूर्व आईपीएस लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण जी आपका हमारे साथ। इसके अलावा दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। रजनीश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और आशीष बरेली से हमारे पास मौजूद हैं। रजनीश, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, चूंकि अभी जो जानकारी मिली जिसमें डायनामाइट का भी सुन रहे हैं हम लोग कि अब इस्तेमाल हो सकता है, एलडीए बातचीत कर रहा है भोपाल की किसी एक निजी कंपनी के साथ, ये पूरा क्या है इस खबर के पीछे की जानकारी, और डायनामाइट का भी क्या इस्तेमाल अब हम लोग को अवैध संपत्तियां या फिर ये जो बुलडोजर चलते थे उनकी जगहों पर देखने को मिलेगा? रजनीश, अपडेट करें। देखिए, चर्चा है कि उसको एलडीए ने उसका प्रस्ताव बना के भेजा है कि चूंकि एक दो जगह घटना आ गई थी जहां बुलडोजर पे घर को जमींदोज किया जा रहा था, वहां पे चोटीले हो गए थे मजदूर से लेके ड्राइवर तक। मैं खुद ये प्रयागराज की एक घटना बता रहा हूं। उसके बाद एक प्लान किया जा रहा है कि अब जिस तरीके से बाहर बीएमसी का उदाहरण लोगों ने दिया है कि जो मुंबई की कॉरपोरेशन कंपनी है वो डायनामाइट से ही घरों को जो अवैध होते हैं उनको जमींदोज किया जाता है। तो चर्चा है अभी, हालांकि इस पे चर्चा ही है, अभी कुछ आगे उस पर बढ़ा नहीं है मामला, और जैसे होगा हम यहाँ से लगातार आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। जी रंजीत, बरेली में क्या अपडेट है? चूंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अवैध जो संपत्तियां बनाई गई थी, या जिस तरह से हमको योगी के पहले कार्यकाल में दिखा कि बुलडोजर खूब जमकर चल रहा था, बरेली में लगातार वैसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखिए, आपको बता दूं रंजीत, देखिए बरेली में जो हुआ आपको बता दूं, जब से योगी 2.0 सरकार बनी है। रंजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है शायद कुछ तकनीकी समस्या है, रंजीत तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं लक्ष्मी नारायण जी का रुख कर लेता हूं। लक्ष्मी नारायण जी, एक तो लगातार हम लोगों ने देखा कि पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें भी जमकर बुलडोजर चला, फिर हम लोगों ने देखा कि बुलडोजर बाबा के नाम से ही मशहूर हो गए योगी आदित्यनाथ, और अब एक बार फिर से जो कार्रवाइयां हो रही हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं? और अभी जो डायनामाइट्स वाली बात आई है इसको भी आप इसके साथ किस तरह से जोड़ेंगे? एक रिएक्शन चाहता हूं मैं आपका लक्ष्मी नारायण जी। हाँ, ये जो अब इस समय कार्रवाइयां हो रही हैं ये तो कंटिन्यूएशन है ओल्ड सिस्टम का। लेकिन आपको मैं बता दूं कि फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर जब बिल्डिंगों को गिराने की, ध्वस्त करने की कार्रवाई की बात आती है तो वहां पे डायनामाइट का ही प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट के प्रयोग से बहुत से फायदे होते हैं। एक तो ये है कि वो बिल्कुल कैलकुलेटेड कितना अमाउंट का रिक्वायर्ड है वो उसमें लगा दिया जाता है नीचे, जिस जिस पॉइंट पे जो वीक पॉइंट्स होते हैं, और वहां से लगाते हैं और दूर से खड़े होकर के इसको बड़े आराम से पूरी बिल्डिंग एक बार में ही नीचे गिर जाती है। इसके बाद मलबा साफ करने का काम बुलडोजर कर सकता है। तो वो सारी चीजें आसान हो जाती हैं, समय भी बहुत कम लगता है और किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहती है। ज्यादातर मतलब फॉरेन कंट्रीज में यही प्रोसेस ही है। वो अभी यहाँ पे उतनी नहीं लाई गई है, तो धीमे धीमे अभी इसको लाया जा रहा है, जैसे मुंबई में शुरू हुआ था। क्योंकि अब आबादी बढ़ती है तो उसका फायदा भी मिलना ही चाहिए। तो डायनामाइट का प्रयोग होना कोई मतलब बहुत आश्चर्यचकित करने वाली घटना नहीं है। यदि यूपी में प्रथम घटना होगी इस प्रकार की जो आता है तो, लेकिन ये आसान भी होता है और इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी, एक चीज और इसके साथ में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा, हालांकि पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि अपराधी पहुंच जा रहे थे थाने अपने गले में तख्ती डाले हुए कि हम सरेंडर कर रहे हैं या फिर हम तौबा करते हैं, हम अब दोबारा से ऐसी गतिविधियां नहीं करेंगे, और वो हमको दोबारा से दिख रहा है। तो क्या ये लग रहा है कि संदेश बिल्कुल क्लियर चला गया है और अब ये सही है कि 2.0 के आते ही वो अपराधी जिनको लग रहा था कि शायद बचने की कोई गुंजाइश, वो रुक कर रहे हैं थाने का, क्या वो मैसेज या वो संदेश जो देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की थी वो तो कम से कम डिलीवर हो गया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मैसेज है कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं क्रिमिनल्स के मामले में, माफिया, और जो भी लोग योगी जी के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं कि योगी जी यदि मन में ठान लेते हैं कि कोई कार्रवाई करनी है या कोई एक हमें निश्चित एक एजेंडा तैयार करके उस पर कार्रवाई करनी है तो वो कर ही देते हैं। वो बहुत दिनों से गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं, वहां पर उन्होंने बहुत चलाया था गोरखनाथ मंदिर का, वहां मठ उन्होंने बहुत अच्छा चलाया, और उनका मतलब नेचुरली डिसिप्लिन के मामले में उनका मतलब आसानी से कोई सामी मिलेगा नहीं आपको। तो अगर उन्होंने ये बिल्कुल ठान रखा, और प्रशासन का काम भी यही है कि माफियाओं को और क्रिमिनलों के खिलाफ कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि उनका मनोबल किसी भी प्रकार से बढ़ने न पाए, और ये सब जो कार्रवाइयां होती हैं तो निश्चित रूप से उनका मनोबल गिरता है और वो थोड़ा संकोच करते हैं, उनको डब्बा भी लगता है। तो हम लोगों के लिए जो सामान्य नागरिक है उनके लिए बड़ी सुखद
रंजीत मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं बरेली से। रंजीत, आपको आवाज मिल रही मेरे साथ मेरी? हाँ जी, आवाज मिल रही है। जी जी रंजीत, बरेली में किस तरह से कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर कैसे चल रहा है, अपडेट करें जरा। बरेली के अंदर जब से 2.0 अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब से 2.0 योगी की सरकार बनी है तब से बरेली के अंदर बुलडोजर काफी स्पीड में चल रहा है। लगातार बीडीए बरेली के अंदर अवैध कॉलोनी, अवैध मकानों और जिनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है उस पर लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है और बुलडोजर से लगातार बरेली के अवैध बिल्डिंगों को बीडीए गिरा रहा है। आज ही की बात है, बरेली के अंदर समाजवादी पार्टी के भौजीपुरा के विधायक सैदी इस्लाम का पेट्रोल पंप बीडीए ने पूरा पेट्रोल पंप गिरा दिया। कहा जा रहा है कि ये बीडीए ये पेट्रोल पंप का नक्शा पास नहीं था। लगातार उनको नोटिस दिया गया जिसका उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार आज उनका पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। अभी 2 दिन पूर्व ही बसपा के ही प्रत्याशी भौजपुरा से प्रत्याशी रह चुके योगेश पटेल का बैंकट हॉल बीडीए के द्वारा गिरा दिया गया था। उसमें भी सेम यही चीज थी कि उनका मानचित्र पास नहीं था। बरेली की बात करें तो बरेली के अंदर बुलडोजर लगातार गरज रहा है अवैध कॉलोनियों, अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ, जिसके अंदर जो माफिया हैं, जो कह सकते हैं कॉलोनाइजर हैं, जो अवैध रूप से कॉलोनी बता रहे हैं, उनके बीच खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और कुछ लोग कहीं ना कहीं डर के कारण बीडीए के पास आ रहे हैं और मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए लाइन लगा रहे हैं ताकि उनकी बिल्डिंग पास हो जाए, भूमि पास हो जाए और वो कहीं ना कहीं बीडीए अप्रूव काम कर सकें बरेली के अंदर। बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण जी, एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग ये तो देख रहे हैं, क्योंकि जितने बड़े हम लोगों को नाम याद आते हैं पिछला कार्यकाल और अब तक आते आते हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है या वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इससे ये तो दिखता है कि जो बड़ा संगठित नेटवर्क था या जो एक तरीके का जो संगठित अपराध करते थे वो बड़े जो शातिर हैं उनको तो पहुंचा दिया सलाखों के पीछे, लेकिन अभी भी बहुत सारी घटनाएं हम लोगों को दिखती हैं जिस पर हम लोग को लगता है कि इस पर अंकुश कैसे लगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कहीं किसी से पैसे छीन ले रहे हैं, गन पॉइंट पर लूट हो जा रही है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं या ये जो अपराधी हैं इनके ऊपर अंकुश आपको कैसे लगता है कि लगाया जा सकता है? क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई तो नजर आती है लेकिन वो अपराधी भी हमको दिखते हैं जो रोजाना कोई ना कोई अपराध जरूर करते हैं और वो भी बहुत गंभीर होते हैं। इसको कैसे रोका जाएगा फिर? देखिए, हमारे सीआरपीसी में इसके लिए भी प्राविधान दिए गए हैं कि कैसे इन लोगों को प्रिवेंट किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि उस पर कार्रवाई नहीं होती। जैसे आपने 107, 116 का नाम सुना होगा जी, लेकिन आप 107, 117 का नाम सुनिए। असली कार्रवाई 117 सीआरपीसी के अंतर्गत होती है जो हमारे यहाँ एसडीएम को करनी होती है। और पता नहीं किन कारणों से आप पूरे यूपी में निकाल के देखिएगा 117 के अंतर्गत आदेशों की संख्या बहुत ही कम होती है। मतलब बहुत ही कम, मतलब 1%। और यदि 117 के अंतर्गत ऑर्डर जारी हो जाएगा तो वो क्रिमिनल पूरी तरह से बंध जाएगा, चाहे वो लुटेरा हो, चाहे वो शांति भंग करता हो, चाहे वो किसी प्रकार का अपराध करता हो। 107 के बाद 117 में यदि कार्रवाई हो गई तो वो फंस जाएगा और इसके बाद वो यदि जरा भी इधर से उधर करेगा या उल्लंघन करेगा तो एसडीएम उसको मजिस्ट्रेटियल ऑर्डर, उसमें फिर जुडिशरी आती ही नहीं है, वो इमीडिएटली उसको 3 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है बगैर किसी ट्रायल के। ये प्राविधान है। लेकिन दिक्कत क्या है कि 117 के अंतर्गत एसडीएम्स फील शाई ऑफ डिक्लेयरिंग सच ऑर्डर्स। नहीं तो ये शाई फील करना, भाई आपके पास तो अथॉरिटी है, आपके पास तो पावर है, आप तो कर सकते हैं उस चीज का इस्तेमाल। तो फिर या जानकारी नहीं है या बचना चाहते हैं उस चीज से कि भाई ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा या इसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, वजह क्या है? क्योंकि आप तो उस व्यवस्था के अंदर रहे, थोड़ा बताएं। वजह 2 है। एक तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, ऑर्डर जारी करना पड़ता है, 3-3, 4-4 पेज का इसका प्रॉपर्टी ऑर्डर निकाला जाता है। तो मैं तो जब था तो मैंने तो कई जिलों में इस ऑर्डर्स, प्रोटोटाइप ऑर्डर्स भी भेज दिए थे कि आप इसको समझ करके ऑर्डर जारी कर दीजिए। लेकिन कुछ संबंधों के कारण, किसी का दबाव के कारण नहीं करते हैं, टालते हैं। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, 17 के अंतर्गत अगर आदेश हमारे प्रदेश में होने लगेंगे तो बहुत से क्रिमिनलों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। बिल्कुल। रंजीत, एक चीज और बताएं, चूंकि शहजुल इस्लाम पर तो हम लोगों ने देखा कि कार्रवाई हुई, आज उनका पेट्रोल पंप भी गिराया गया, हालांकि बहुत सारे लोग उनके स्टेटमेंट्स के साथ भी इसको जोड़ रहे थे जो उन्होंने 2-4 दिन पहले दिया था।
लेकिन क्या अभी वहां पर और भी इस तरह की कार्रवाई आपको लग रहा है कि हो सकती है? कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लग रहा है कि अभी वो वहां पर प्रशासन के संज्ञान में है, या बहुत जल्दी वहां पर भी हमको बुलडोजर चलता हुआ, या अगर ये संभव हो जाता है तो हो सकता है वहां डायनामाइट भी हमको लगे हुए देखें? क्या वो सारी सूचियां हैं, या कुछ ऐसे लोग जो कि संदिग्ध हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई अभी उम्मीद की जा सकती है कि बरेली के अंदर देखने को मिल सकती है? देखिए, सूची तो बीडीए ने बना रखी है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं की गई है। बीडीए अपने हिसाब से काम कर रहा है, लगातार वो नोटिस पे नोटिस दे रहा है लोगों को, और कह रहा है कि या तो आप मानसिक स्वीकृत कराइए, नहीं तो बीडीए के द्वारा तत्काल कार्रवाई करी जाएगी। हाल ही के दिनों में बीडीए लगातार इस ओर अग्रसर है, वो लगातार बुलडोजरों के द्वारा बरेली के अंदर बिल्डिंगें गिरा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही बरेली के अंदर जो ड्रग माफिया थे, जो पंजाब से ट्रक लेके यहाँ सप्लाई करते थे या और प्रांतों से लेकर आते थे, उनके घरों पे भी बीडीए का बुलडोजर चला, प्रशासन का बुलडोजर चला और पूरा घर तहस नहस कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का भी एक बुलडोजर काम कर रहा है। या तो अपराधी क्या कहते हैं, अपराध छोड़ दे, वरना उनका घर बुलडोजर से द्वारा गिरा दिया जाएगा, या फिर जो अवैध बिल्डिंग है या जिन्होंने मानचित पास नहीं कराया है, वो जल्द से जल्द मानचित पास कराएं, नहीं तो उनकी बिल्डिंग या उनका घर या उनका ऑफिस बाबा के बुलडोजर या प्रशासन के बुलडोजर या बीडीए के बुलडोजर द्वारा गिरा दिया जाएगा। लक्ष्मी नारायण जी, अभी आपको लगता है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको पॉइंट आउट करनी चाहिए, या जिस पर अभी और फोकस कम से कम जो प्रशासनिक अमला है जो इन कार्रवाइयों को कर रहा है या जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उस पर अगर फोकस करे तो हो सकता है ये तस्वीर और अच्छी हो सकती है? क्योंकि आम आदमी तो खुश हो रहा है कि बुलडोजर चला दिया, या फला आदमी ने अवैध जो अकूत संपत्ति बनाई थी या जो गलत तरीके के निर्माण थे उनके ऊपर चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो आपको लग रहा है कि उस पर थोड़ा और फोकस हो तो ये और बेहतर तरीके से हमारे सामने आ सकता है? लक्ष्मी नारायण जी। हाँ, बिल्कुल, सामान्य आदमी का हैरासमेंट रुकना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जैसे अभी भी ये आप कह रहे हैं नक्शा नहीं पास हुआ या कोई नक्शा पास हुआ, उससे थोड़ा सा हट करके मकान बन गया, तो अगर वो माफिया नहीं है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, सामान्य नागरिक है, और अगर उसका थोड़ा बहुत बन गया है तो उसमें थोड़ा सा इन लोगों को कंसीडर करना चाहिए। अगर वो बना करके वो क्रमबद्ध तरीके से सावधान 22 पसेरी की स्थिति में अगर कार्य होगा तो उससे फिर रिजेंटमेंट उससे बदनामी शुरू हो जाएगी। तो इस पे थोड़ा सा देने की जरूरत रहेगी इस प्रकार की एजेंसीज को, कि वो सामान्य नागरिक को और बीच में फर्क करना जरूर सीखें, ये बात हो जाएगी। और दूसरा ये होगा, बेसिक जो चीज होती है कि जो आम सुरक्षा, जो आदमी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो आराम से कहीं जा सकता है, आ सकता है। हम अगर 112 करते हैं तो हमें इमीडिएटली हेल्प मिलती है। ये बहुत अच्छी सुविधाएं की गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुविधाएं मिल जाती हैं, तो हमको अनुभव नहीं, यदि यह चीज हो जाती है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा है। रंजीत, एक चीज मुझे बताएं, चूंकि आप तो लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्रवाई हम लोग देखते हैं या फिर जो हम लोग को अभी समझ में आ रहा है या जो दिख रहा है, क्या वाकई में ग्राउंड के ऊपर भी, चूंकि रिपोर्ट करते हुए भी ये बहुत सारी घटनाएं जो कि आप लोगों के संज्ञान में रहती हैं, क्या उसमें कमी आपको कम से कम अगर बरेली का ही मैं जिक्र करूं तो वहां पे नजर आती है? या अपराधी आप खौफ के अंदर हैं वहां पर, या वो जो क्राइम रिकॉर्ड हुआ करते थे पहले उसमें आपने कमी को महसूस किया? लोग घरों से बाहर सुरक्षित निकलते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, ग्राउंड पर स्थिति क्या है, इसका इंपैक्ट किस तरीके का पड़ता हुआ वहां पर आप देख रहे हैं? जो कार्रवाइयां हम लोग लगातार देख रहे हैं पिछले 5 सालों से और अभी 2.0 के अंदर भी, इसका ग्राउंड पर क्या असर है? रंजीत, जब से योगी आदित्यनाथ की 2.0 सरकार बनी है या फिर पहली गवर्नमेंट की बात करें, लगातार अपराधियों के हौसले कहीं ना कहीं पस्त होते नजर आ रहे हैं। बरेली की बात करें तो बरेली के अंदर काफी टाइम पहले चैन स्नैचिंग की या लूटपाट की घटनाएं लगातार होती रहती थी। एक महीने के अंदर कम से कम 15 से 20 घटनाएं हो जाती थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, इन घटनाओं पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा है। और 2.0 की बात करें तो अपराधियों के हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। इस तरह की घटनाएं बरेली के अंदर ना तो सुनाई देती है, ना ही अब लोगों के ध्यान में ये बातें भी आती हैं। लोग कहीं ना कहीं खुल के ये बात कहते हैं कि इस सरकार में सुरक्षा काफी अच्छी मिली है, अब हम खुल के कहीं ना कहीं जा सकते हैं। खासतौर महिलाओं के प्रति महिलाएं अपने प्रति सुरक्षा काफी अच्छी महसूस कर रही हैं। महिलाओं का भी यही कहना है कि अब हम खुल के जा सकते हैं, चैन पहन सकते हैं। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं अंकुश लगी है बरेली के अंदर। चलिए, इसी के साथ आज ये चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रंजीत आपका भी शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।